पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहात करने वाले हैं। और इस चैप्टर दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस छोटे से वीडियो में दोस्तों हम इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप सभी को पता चल जाएंगे और साथ ही साथ आप आसानी से इन टॉपिक को आगे समझ ही पाएंगे। क्योंकि इस जो है दोस्तों पार्ट के बाद हम इस चैप्टर के जो है छोटे छोटे पार्ट आप सभी के सामने लेकर आएंगे, जिसमें आसानी से इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसे समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें बात करनी है इस चैप्टर में इस्तमरारी बंदोबस्त की। तो उसके बाद हम पढ़ने वाले दोस्तों बंगाल और वहां के जमींदार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम पांचवी रिपोर्ट क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जोतदारों का उदय और पहाड़िया लोग और संथाल। यानी ये जो 6 टॉपिक हैं ये इस चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस बार सिलेबस में आ रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों सिलेबस आपके पास होगा और इस चैप्टर में केवल पेज नंबर 257 से लेकर 274 तक ही जो है टॉपिक आपके जो है एग्जाम में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस वजह से हम इन्हीं टॉपिक पर फोकस करेंगे, क्योंकि यही टॉपिक परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का है और आसानी से मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस चैप्टर से 10 में 10 नंबर लाकर आपको दिखा दूंगा। आप ला सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है मेरे साथ, जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। बस आपको वीडियो को सही प्रकार से और सही तरह से देखनी है दोस्तों। तो जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि इस्तेमाली बंदोबस्त, दोस्तों आप सभी को पता है कि जो औपनिवेशिक शासन है वो सबसे पहले भारत में कहां पर स्थापित होता है, बंगाल में। जी हाँ, बंगाल में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना की जाती है और बंगाल में ही सबसे पहले 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया। कब किया गया, 1793 में। इस्तमरारी बंदोबस्त को एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। और जिसने इस स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया था उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अभी स्थायी बंदोबस्त क्या है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल के जमींदार हैं, जो तालुकादार हैं, उनसे भूमि संबंधी समझौता था ये। और इस स्थायी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश सरकार ने इस बंदोबस्त के तहत कर जो लगाने की जो स्थिति थी या कर वसूलने की जो प्रक्रिया थी उसको स्थायी कर दिया था। यानी इस दिन के बाद यानी 1793 के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो बंगाल में कर आता था भूमि से, फसल से, उसको स्थायी कर दिया था। यानी चाहे बंगाल में अकाल पड़े या ना पड़े, चाहे खेती हो या ना हो, फसल का उत्पादन हो या ना हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन जमींदारों से एक मुश्त रकम मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई आप हमें 20 रुपए महीने दिया करोगे। अब ये 20 रुपए जो महीना है, चाहे फसल का उत्पादन हो या ना हो, या बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, ये जो स्थायी 20 रुपए है ये हर हाल में किसानों को या जमींदारों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। इसे ही हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, जिसको ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के जमींदारों और तालुकादारों के साथ ये भूमि समझौता किया था। क्योंकि दोस्तों जो तालुकादार थे वो बंगाल की अगर हम बात करें तो वर्धमान जिले के जो बड़े बड़े राजा थे और उन्हें ही ये जमींदारी दी गई और इसी जमींदारी व्यवस्था के तहत स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। क्लियर, यहां तक ये टॉपिक क्लियर हो गया। हालांकि अभी हम इसके बारे में बहुत चर्चा करें, क्योंकि आज दोस्तों ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना और क्या है इस टॉपिक में। क्लियर। दूसरा टॉपिक दोस्तों हम बात करेंगे बंगाल और वहां के जमींदारों के बारे में। क्योंकि दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त है, इस्तेमाली बंदोबस्त है, ये सबसे पहले कहां लागू किया गया, बंगाल के वर्धमान जिले में। कहां लागू किया गया था, बंगाल के वर्धमान जिले में। जी हाँ, बंगाल के वर्धमान जिले में ये बंदोबस्त लागू किया गया। वर्धमान, जिसे आज दोस्तों आज हम वर्धमान के नाम से जानते हैं, तो इसी जिले में 1793 में ये बंदोबस्त लागू किया गया। और चूंकि ये जो बंदोबस्त था दोस्तों स्थायी था
और इस राजस्व की जो रकम थी वो बहुत ऊंची थी। ऐसे में जो जमींदार थे, जो राजा थे, वो इस भू राजस्व को चुकाने में असफल हो जाते थे, क्योंकि 1790 और जो दशक था दोस्तों, ये पूरे बंगाल में अकाल का दशक था। इसमें बहुत बार बंगाल में अकाल पड़ा, सूखा हुआ, बरसात नहीं हुई, तो इससे फसल उत्पादन ना के बराबर होता था। इससे क्या होता था, चूंकि ब्रिटिश सरकार ने एक बार भूमि और राजस्व की रकम तय कर दी थी, तो चाहे उत्पादन हो या ना हो, जमींदारों को ब्रिटिश सरकार को एक रकम, निश्चित रकम देनी होती थी। क्योंकि अब फसल हो ही नहीं पा रही थी, तो जमींदार किसानों से रकम यानी कर ले ही नहीं पा रहे थे, तो वो राजा यानी ब्रिटिश सरकार को कैसे चुकाते। तो ऐसे में जो जमींदार थे बंगाल के वर्धमान जिले के, उनकी जो रकम थी यानी बकाया रकम लगातार बढ़ती चली जाती थी। और ब्रिटिश सरकार ने इस स्थायी बंदोबस्त से पहले दोस्तों एक कानून लागू किया था, जिस कानून का नाम था सूर्यास्त कानून। क्या था? सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून का मतलब यह था कि ब्रिटिश सरकार ने जब तय समय के भीतर, यानी ब्रिटिश सरकार ने एक तय समय दे दिया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उसी तय समय के भीतर, सीमा के भीतर जो है लगान चुकाना पड़ता था। अगर कोई जमींदार इस तय समय सीमा के भीतर, सूर्यास्त के समय सीमा के भीतर रकम नहीं चुका पाता था, तो उसकी जमींदारी को बेच दिया जाता था और नीलाम करके जो पैसे मिलते थे उससे वो भुगतान कर लिया जाता था। आप उसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई हमें 4 फरवरी की जो है, कल 4 फरवरी यानी 4 फरवरी जो है आपको लगान देना है। अगर कोई जमींदार 4 फरवरी के सूरज ढलने तक अगर लगान नहीं चुका पाता था, तो उसका जो भूमि नीलाम करके उस रकम को ले लिया जाता था और रकम चुका दी जाती थी। तो ये थी सूर्यास्त के कानून। तो अब चूंकि वर्धमान के इलाके में जो वहां के जमींदार थे, उन पर रकम बहुत ज्यादा बकाया हो चुकी थी, तो ऐसे में जो वर्धमान के जमींदार थे, उन्होंने उस भूमि जिस पर बकाया था उसको नीलामी प्रक्रिया में शामिल करते थे और उस भूमि को खुद ही खरीद लेते थे। और खुद ही, चूंकि भूमि के जब बोली लगाई जाती थी नीलामी प्रक्रिया में, तो बोली बहुत ऊंची लगती थी। बट कभी कभी होता क्या था कि जमींदार के खुद लोग ही स्वयं वहां पर जाकर बोली लगाते थे और जमीन को कम दाम पर ही खरीद लेते थे, और वो जो उस जमीन के कम दाम में जो पैसे मिलते थे, उस पैसों को ब्रिटिश सरकार को चुका देते थे। इससे जमींदार की जो जमींदारी बच जाती थी और वो ज्यादा रकम भी नहीं चुकाता था। इससे लगातार घाटे पे घाटा हो रहा था। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वर्धमान जिले में जो भी नीलामी की प्रक्रिया होती थी, वो 95% तक क्या होती थी, वो झूठी होती थी, फरेब होती थी। ठीक है, इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि बाद में इस प्रक्रिया को अभी और जिक्र करेंगे। अभी दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बस इतना ही समझिए, तो ये भी प्रक्रिया लगातार वहां पर होती रही। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इस चैप्टर में जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों 5वीं रिपोर्ट। क्या है ये? 5वीं रिपोर्ट। तो 5वीं रिपोर्ट दोस्तों 1813 में जारी की गई थी। दोस्तों 5वीं रिपोर्ट क्या थी? ये ब्रिटिश सरकार द्वारा अब तक जारी की गई कुल 5वीं रिपोर्ट, यानी 5वें नंबर की रिपोर्ट थी, जो 1813 में जारी की गई थी, इसलिए इसे 5वीं रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस 5वीं रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो ब्रिटिश सरकार का जो प्रशासनिक और राजस्व नियंत्रण था, उसके बारे में इसमें जानकारी थी कि जब से ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब्जा करती है और भू राजस्व की रकम या उस पर अधिकार था, उस व्यापारिक माध्यम से वो सारी चीजें किया करती थी, उन सभी का जिक्र इस 5वीं रिपोर्ट में था। और ये 5वीं रिपोर्ट जब प्रकाशित होती है तो उसमें बहुत ज्यादा वाद विवाद होता है, इसकी हम अलग से चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जोतदारों को उदय। क्योंकि दोस्तों जोतदार कौन थे? ये इन जोतदारों को उत्तरी बंगाल में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। जोतदार आप कह सकते हैं उन बड़े जो बड़े बड़े रैयत होते थे, वो धीरे धीरे जो है जोतदारों का रूप ले लेते हैं। यानी जो बड़े किसान होते थे उनके पास जमीनें ज्यादा होती थी, क्योंकि जो जमींदार वो गांव से बाहर शहरों में रहा करते थे, तो इन जोतदारों का उदय वहां से होता है। ये जो किसान थे जिनके पास ज्यादा भूमि थी, वो उन्हीं का उदय दोस्तों जो है जोतदारों के रूप में होता है। और जोतदार और जमींदारों की तुलना भी आएगी दोस्तों, तो इसकी चर्चा भी हम अलग करेंगे। तो अभी ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पहाड़ियां लोगों के बारे में। पहाड़ियां लोग दोस्तों उन्हें कहा गया है जो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहा करते थे, उन्हें पहाड़ियां लोगों के बारे कहा जाता है। और इन पहाड़ियों लोगों के बारे में दोस्तों बुकानन ने बहुत सही प्रकार से जिक्र किया है। बुकानन ये कहता था कि ये पहाड़ियां उसे एक अभेद किला प्रतीत होती है, जहां पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि पहाड़ियां लोग जो है
किसी बाहरी व्यक्ति को सबकी नजर से देखते थे। उनका कहना है कि जो कोई बाहरी व्यक्ति उनके जो है पहाड़ को जो है कब्जा लेगा और वहां पर खेती करने लगेगा। तो इसका जिक्र भी हम इस चैप्टर में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे संथालों का। संथाल में एक और टॉपिक जोड़ देंगे दोस्तों, इसका हम नाम है दामिन एको। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, दामिन एको की भी जिक्र करेंगे हम। तो संथालों की उस भूमि को दामिन एको कहा जाता था जो ब्रिटिश सरकार ने स्थायी कृषि करने के लिए दी थी। तो संथाल और पहाड़ियां लोगों के बारे में हम जिक्र करेंगे अलग अलग टॉपिक में। यानी इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, इन तमाम टॉपिक को हम हर एक छोटी छोटी वीडियो में छोटे छोटे पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी को आसानी से समझ में और मुझे समझाने में भी आसानी हो। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, हमें इन्हीं टॉपिक पर अगर बात करनी है दोस्तों। तो आज बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।